हाँ तो बच्चों, 10th क्लास में चैप्टर 1 में रासायनिक समीकरणें उनको संतुलित करना और वो कितने प्रकार की होती हैं, वो मैंने उसका एक वीडियो मैंने बना दिए थे। तो उसके बाद अगला जो आता है उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके प्रकार जो है वो रह गए थे, है ना। एक उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं भी होती हैं, है ना। तो इससे पहले मैंने बाकी ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी और विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना, ये सब मैंने बता दिया था। तो उसके बाद अगला फिर आता है इसमें उपचयन अपचयन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि विस्थापन और द्विविस्थापन में वो थोड़ा कुछ उन्हें समझ में नहीं आया था कि कॉपर जो है कैसे वो जो आयरन है वो कैसे विस्थापित करता है, कॉपर को कैसे अलग करता है, वो उसका सल्फेट आयन वो कैसे ले लेता है। तो उसका कारण वही है कि आयरन जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। स्ट्रांग होने का मतलब है ज़्यादा क्रियाशील वो होता है, इसीलिए वो क्या करता है कि विस्थापित कर देता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को अलग अलग कर देता है, उसका सल्फेट आयन खुद ले लेता है और कॉपर को अलग कर देता है ना। लेकिन कॉपर नहीं कर पाएगा, कॉपर क्योंकि क्या है, कम क्रियाशील है ना, आयरन की तुलना में। तो वो क्रियाशील होने की वजह से वो आयरन जो है ज़्यादा क्रियाशील होने के बजाय वो बंध क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसका। तो अगर कॉपर को जो हम फेरस सल्फेट के अगर हम विलयन में रखें, कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, उसके विलयन में हम रखें तो कॉपर नहीं कर पाएगा आयरन को, क्योंकि आयरन बहुत टाइटली बाउंड होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट में। तो ये उसका कारण है, ठीक है। उसके बाद अब आगे आता है इसमें उपचयन और अपचयन, ठीक है। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं उस पर भी मैंने वैसे वीडियो मैंने बना दिया था, लेकिन उसमें फिर कुछ रह गया था, इसलिए मैंने दोबारा से ये मैं बना रहा हूँ। देखो, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे कैसे होता है, किन किन पदार्थों का होता है। जैसे कि कोई भी जैसे अणु है, परमाणु है, पदार्थ है जैसे, है ना। तो जब भी क्या है, हाइड्रोजन उससे जाती है, किसी भी पदार्थ से, किसी भी यौगिक से, अणु से, है ना, हाइड्रोजन जब जाती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब उससे निकलते हैं, या कोई धन विद्युतीय अवयव निकलता है, बाहर जाता है, तो उस पदार्थ का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। और जब उस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, या फिर कोई ऋण विद्युतीय अवयव जुड़ता है, ठीक है, तो उस पदार्थ का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन या घन विद्युतीय अवयव जब उससे निकल जाते हैं किसी पदार्थ से, तो उस पदार्थ का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। और अगर उस पदार्थ में ऑक्सीजन या फिर कोई ऋण विद्युतीय अवयव, है ना, जुड़ता है, तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसी तरह से अपचयन में क्या होता है, माना किसी पदार्थ से जैसे हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकल के अगर वो उसमें जुड़ जाती है, तो हाइड्रोजन का जिसमें अगर जुड़ गया किसी पदार्थ में, तो उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। या फिर इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन अगर आता है किसी उसमें पदार्थ में, तो उसका अपचयन हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई घन विद्युतीय अवयव आता है, तो उसका अपचयन हो जाता है। इसी तरह से जैसे ऑक्सीकरण हुआ था, तो ऑक्सीजन के आने से हुआ था। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आई थी, किसी और जगह से आई होगी, है ना। तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जाती है या कोई ऋण विद्युतीय अवयव अलग होता है, तो उस पदार्थ का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे क्या हो रही हैं, निर्भर हैं, ठीक है।
तो ये इसको याद कर लेना, इसको बना लेना, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो किताब में जो है ज़्यादातर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने और उनके निकलने का ही बता रखा है ना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना निकलना वो उसके बारे में, या घन विद्युतीय अवयव का जुड़ना इसके बारे में नहीं है। 10th में वो इंटर में हो जाता है। ठीक है, अभी सिर्फ 10th में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने या निकलने से ही ऑक्सीकरण अपचयन को समझाया गया है ना। तो शायद क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है इसमें कि उपचयन या अपचयन क्या होता है, उसका कोई उदाहरण दो। तो उदाहरण में क्या है, समीकरण है, हमें कोई इनमें से कोई भी समीकरण है जैसे याद कर लेना, है ना। जो उपचयन की होगी तो अगर उपचयन का पूछेंगे तो उपचयन के समीकरण दे देना, अपचयन का पूछेंगे तो अपचयन के समीकरण दे देना। ठीक है, इसी तरह से इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनसे हमें पता चलता है, जिनसे हम देखेंगे कि कैसे कैसे किसका अपचयन हो रहा है, कैसे उपचयन हो रहा है। देखो इसमें पहला है जैसे कार्बन है ना। कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है जब, है ना, बीच में कुछ उत्प्रेरक भी होते हैं, जैसे कि गर्म जब करते हैं हम कार्बन को तब क्रिया होती है ना। वो उत्प्रेरक मैंने अभी हटा रखे हैं, है ना, तो फिलहाल समझाने के लिए, क्योंकि अभी हम उपचयन अपचयन का पढ़ रहे हैं तो उसको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो देखो कार्बन में जब ऑक्सीजन जुड़ती है ना, तो क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। 2 कार्बन होने चाहिए यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। तो मैंने बताया था कि जब ऑक्सीजन जुड़ती है किसी पदार्थ में तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, तो ये क्या हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, उपचयन, ये क्या हो गई, उपचयन। ठीक है, उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। उपचयन वैसे कम बोला जाता है, ज़्यादातर ऑक्सीकरण बोला जाता है उसे। ठीक है, इसी तरह से अपचयन है, अपचयन का एक नाम अवकरण भी होता है, अवकरण भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपचयन यूज़ किया जाता है। ठीक है, उपचयन को ऑक्सीकरण कहा जाता है ज़्यादातर, दोनों एक ही चीज़ है, उपचयन बोलो चाहे ऑक्सीकरण बोलो। ठीक है, इसके बाद देखो अगला उदाहरण है, एक और उदाहरण है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों को मिलाते हैं सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिली है, तो यानी कि इसमें किसका उपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, सोडियम का, सोडियम ऑक्साइड में। ठीक है, सोडियम का सोडियम ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कैसी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन दोनों जुड़ते हैं, बनता है HCl और सल्फर अलग हो जाता है। तो इसमें देखो, तो इस अभिक्रिया में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का उपचयन हो रहा है सल्फर में। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि सल्फर से हाइड्रोजन हट रही है ना, कहाँ जा रही है, क्लोरीन के साथ। तो ठीक है, तो इसलिए H2S का इसमें उपचयन होता है सल्फर में। ठीक है, अब इसमें चौथा है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, आयोडीन प्लस H2O। तो इसमें देखो, अब इसमें कैसे उपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड का उपचयन हो रहा है आयोडीन में, क्योंकि ठीक है, आयोडीन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है 5वीं समीकरण जैसे हम इसमें देखेंगे,
अब ये तो थी उपचयन की, अब कुछ अपचयन की समीकरणों उनका एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें देखो जैसे ZnO प्लस C, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराते हैं तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक बना। अब इसमें देखो जिंक से ऑक्सीजन अलग हुई है, ठीक है, जिंक से ऑक्सीजन अलग हुई है, तो ऑक्सीजन का जाना यानी कि अपचयन, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया हो गई है, अपचयन। ठीक इसी तरह से ऑक्साइड का अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की अभिक्रिया से अमोनिया का निर्माण होता है, और इसमें देखो हाइड्रोजन जुड़ रही है, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ रही है, तो नाइट्रोजन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और इसमें किसका अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का HCl में कि Cl2 का HCl में, इसमें Cl2 का HCl में अपचयन हो रहा है, क्योंकि Cl2 से हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो इस तरह से हम जो है निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं जब किसी से ऑक्सीजन जुड़ती है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, और अगर उस पदार्थ से हाइड्रोजन हटती है, ठीक है, हाइड्रोजन हटती है तो भी उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। इसका उल्टा, अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटती है तो उसका अपचयन होता है, या फिर हाइड्रोजन उससे जुड़ती है तो उसका अपचयन होता है। तो इनको याद रखेंगे। अब इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन के बाद रेडॉक्स अभिक्रियाएं आती हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिन अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन दोनों होता है, ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं सारी रेडॉक्स अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो रेडॉक्स नहीं होती हैं, और कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, अगर किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का उपचयन होता है तो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन भी अवश्य होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं हैं वो सारी क्या हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। रेडॉक्स शब्द जो होता है ये दो चीज़ों से मिलके बना है, एक होता है रिडक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन, ठीक है। रेड प्लस ऑक्स, ठीक है, तो ये कहलाता है रेडॉक्स। रिडक्शन अपचयन को कहते हैं और ऑक्सीडेशन उपचयन को कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं को जो है अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल जो मैंने अभिक्रियाएं इससे पहले कराई थी उन्हीं में से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो इसमें एक उपचयन हो रहा था, ठीक है। एक उपचयन की अभिक्रिया ही कराई थी, तो उसमें हम बताएंगे कि अपचयन कहाँ किसका हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन में जो है वो क्या जुड़ रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो हाइड्रोजन जुड़ रही है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन। और सल्फर से जो है हाइड्रोजन हट रही है तो H2S का क्या हो रहा है,
ऑक्सीकरण, ठीक है, किसमें, सल्फर में। और क्लोरीन का अपचयन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ही अभिक्रिया है, ठीक है। और एक ही अभिक्रिया में क्या हो रही है, उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, ठीक है। एक समीकरण और हम देखते हैं इसमें। अब इसमें देखो, इसमें सोचो कि इसमें किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। तो देखो इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड बदल रहा है कॉपर में, इससे ऑक्सीजन अलग हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अलग हो रही है तो इसका मतलब इसका हो रहा है अपचयन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्साइड में, यानी कि जल में, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं क्या हैं, रेडॉक्स, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें उपचयन अपचयन दोनों होता है। और जिस अभिक्रिया में उपचयन होता है उस अभिक्रिया में अपचयन भी होता है, ठीक है। तो समझाने के लिए हम उन्हें अलग अलग रखते हैं, उपचयन को अलग समझाते हैं, अपचयन को अलग समझाते हैं, लेकिन बेसिकली वो अभिक्रियाएं एक ही होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है C+O2 बना कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हम पता करेंगे कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो इससे पहले जो मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने और जुड़ने से भी हम बताते हैं कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने या अलग होने से हम नहीं बताते हैं, ठीक है। तो कभी कभी अभिक्रिया ऐसी होती है, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, देखो इसमें तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है ना, उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो कार्बन का ऑक्सीकरण तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है। लेकिन अब इसमें अपचयन किसका हो रहा है, तो अपचयन भी देखो ऑक्सीजन का ही हो रहा है इसमें, ठीक है। किस में हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो कार्बन क्या है, ये घन विद्युतीय अवयव होगा, ठीक है। मैंने बताया था, वैसे तो एक वीडियो भी मैंने उसमें बताया था कि घन विद्युतीय अवयव है ये, है ना। वैसे जनरली ये उदासीन होता है, ठीक है। उदासीन मतलब ना ये ऋण विद्युतीय होता है कार्बन, ना घन विद्युतीय होता है। लेकिन होता क्या है कि जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है ना, तो सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो सहसंयोजक बंध में क्या होता है, ऑक्सीजन ऋणात्मक ऋण विद्युतीय होती है। तो वो क्या करती है, जो साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जब दोनों के बीच में बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है। अपनी ओर खींच लेती है तो उस पर क्या हो जाता है, कुछ मात्रा में, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में घनावेश उसमें आ जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, वो एक तरह से घन विद्युतीय अवयव हो जाता है, ठीक है। तो जब कोई घन विद्युतीय अवयव किसी पदार्थ में, तो पदार्थ यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो किसी पदार्थ में जब कोई घन विद्युतीय अवयव जुड़ता है तो उस पदार्थ का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है
कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। इसके बाद और अगला कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। H2 प्लस Cl2 2HCl। अब इसमें देखिए क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो हाइड्रोजन जुड़ रही है तो इसका मतलब क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। ठीक है, अब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन जो होती है वो एक ऋण विद्युतीय अवयव है। ठीक है, नेगेटिव उसमें चार्ज होते हैं, ऋण विद्युतीय अवयव होती है वो। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, घन विद्युतीय अवयव है। तो जब किसी पदार्थ में, यहाँ पे हाइड्रोजन को हम पदार्थ मानते हैं, जब किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय अवयव जुड़ता है ना, तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ये पिछले वीडियो में मैंने जो एक चित्र बनाया था उसमें मैंने बताया था कि ऋण विद्युतीय अवयव, घन विद्युतीय अवयव है ना, उनके जुड़ने से किसका क्या होता है, तो उसको देख कर तुम समझ सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जुड़ने से ही हम ये बताएंगे कि इसका अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है ना। ऋण विद्युतीय अवयव और इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने या अलग होने से भी हम बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं पूरी हो गई हैं और इसमें बस इतना ही है। बाकी रेडॉक्स रिएक्शंस के ये कुछ उदाहरण हैं, इनको घर से इसमें देखना, इनको इसमें बताना कि कौन किसमें किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, वो व्हाट्सएप में भेजना। ये दोनों तुम लोगों का होमवर्क। इसके बाद जो है तीसरा इसको मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ रेडॉक्स का, ताकि थोड़ा और समझ में आ जाए। देखो इसमें MnO2 है, HCl है, MnCl2 है, H2O है और Cl। तो इसमें देखो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन किससे हट रही है, किसमें जुड़ रही है, या हाइड्रोजन किसमें हट रही है, किससे जुड़ रही है। इसमें देखो MnO2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन हो रहा है, किसमें हो रहा है, MnCl2। इसी तरह से HCl का क्लोरीन में उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रही है। ठीक है ना, इस तरह से हम बता सकते हैं, है ना। अब इसमें यहाँ पे ये भी दे रखा है तो इसको कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कुछ रिएक्शन ऐसी हो सकती है जिसमें क्या है, 2 के बजाय 3, तो उसमें कैसे कैसे हमें देखना है कि कहाँ किसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है, किसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑक्सीकारक और अपचयन। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये क्या कर रहा है, जेडएनओ क्या कर रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण कर रहा है। ठीक, कार्बन का ऑक्सीकरण कर रहा है, तो जेडएनओ क्या हो गया, उपचायक। ठीक है, ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, या इसी में देख लो जेडएनओ जो है किसका कर रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीकारक। कार्बन जो है, कार्बन उसका ऑक्सीजन दे रहा है ना, उसकी सहायता कर रहा है, जेडएनओ की सहायता कर रहा है इसमें अपचयन होने में। जेडएन यहाँ पे क्या हो रहा है,
इसका अपचयन हो रहा है जिंक में, ठीक है, जिंक में अपचयन हो रहा है, तो इसका मतलब ये अगर सहायता कर रहा है जड़ों की अपचयन में, तो इसका मतलब ये अपचायक हो गया, ठीक है, ये उपचायक हो गया और ये अपचायक हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें निकालना है, ये एक मैंने बता दिया, एक इसका इसका ऐसे करके लेगा, मतलब व्हाट्सएप पे भेज, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है दो टॉपिक और आते हैं। तो रेडॉक्स सभी क्रियाओं के बाद जो आता है वो आता है ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ, ठीक है। तो वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का उपचयन कर दें, ऑक्सीकरण कर दें या फिर ऑक्सीकरण करने में मदद करें, ठीक है। तो जैसे कि ये है पीबीएस लेड सल्फाइड, ये इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें उपचायक कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, पीबीएस को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है ना, इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन, है ना। तो ये इसका क्या कर रहा है, उपचयन कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये उपचायक हो गया एक, ठीक है। और ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 तियां 12 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ कितने हैं, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब यहाँ कम हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ कम हो रहा है, तो खुद क्या है, ये अपचयित हो रहा है ऑक्सीजन में, और ये उपचयन कर रहा है लेड सल्फाइड का। तो ये क्या हो गया, ये उपचायक हो गया, ठीक है। इनकी पहचान क्या होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि ओजोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जिनकी प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, अगर किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बहुत ज्यादा हो तो वह यौगिक भी एक उपचायक होगा, है ना। जैसे कि इसमें क्या है, एक तत्व है, ये पूरा यौगिक है KMnO2, इसमें Mn की क्या है, मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या 7 है, सबसे ज्यादा है ना। तो ये क्या होगा, एक उपचायक होगा, ठीक है। जो अपचयित होता है वह उपचायक होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपचयित हो रहा है, यहाँ पे ये इधर अपचयित हो रहा था, तो इसी तरह से ये क्या होगा, उपचायक होगा, ठीक है। इसी तरह से इसी का उल्टा क्या होता है, उपचायक पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, ठीक है। ये ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया, ऑक्सीडाइंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। और एक होते हैं अपचयित पदार्थ यानी कि रिडक्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो उसमें क्या होता है, वो ऐसे पदार्थ होते हैं, उनकी परिभाषा भी वैसी होगी, ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें इसी उदाहरण में हम देख लेंगे, जैसे कि ये क्या है, पीबीएस, ये अपचायक हो गया है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मदद कर रहा है ऑक्सीजन की किसमें, अपचयित होने में, ठीक है। ये इसका ऑक्सीजन ले रहा है, अपने पास ले रहा है, ऑक्सीजन इसने क्या करा, अपने पास ले लिया 4 ऑक्सीजन, तो जिससे क्या हो गया, ऑक्सीजन अपचयित हो गया। तो अपचयित करने में क्योंकि पीबीएस ने मदद की है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अपचायक हो गया। तो इस तरह से ये पूरा जो है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इनका ये पूरा खत्म होता है। इसके बाद जो है अगले वीडियो में संक्षारण और विकृत गंधिता एक रह गया है, इस पार्ट का आखिरी टॉपिक, उसको हम